जिन चीज़ों को लोग शब्दों में बयान नहीं कर पाते उन्हें अक्सर वो एक इल्यूजन मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी उतनी ही असली हैं जितने कि हम। फिर चाहे बात हो बिगफुट की, भूतों की, या फिर ऐसे सायों की जो आपको अपनी आगोश में ले लें, इस दुनिया में वो भी हैं। स्ट्रेंज लॉर में आपका स्वागत है और आज रात मैं आपके साथ लोगों के साथ घटी सच्ची डरावनी कहानियाँ शेयर करने आया हूँ। आज रात मेरे पास कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्लैक मिस्ट फ्रॉम सर हावर। मैं 10 सालों से ज़्यादा वक्त से एक कॉप हूँ। अपनी कैरियर में मैंने कई भयानक चीज़ें देखी हैं, लेकिन 2 साल पहले की उस रात को जो हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं, कम से कम मेंटली तो बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी क्रूज़र को रूट 18 पर ओवरलुक के पास मिडनाइट के आसपास खड़ा किया ताकि शहर से लौटने वाले लेट नाइट स्पीडर्स को पकड़ सकूं। वो जगह बार्स बंद होने के बाद बिजी हो जाती थी, लेकिन उस रात अजीब सा सन्नाटा था। 40 मिनट से ज़्यादा टाइम तक वेट करने के बाद भी मुझे एक भी हेडलाइट नहीं दिखी। मैंने घड़ी देखी, सोचा कि स्टेशन वापस जाकर पेपर वर्क पूरा कर लूं, लेकिन फिर 15 मिनट और रुकने का फ़ैसला किया, ये सोचते हुए कि शायद अभी भी कोई बाहर हो। मैं अपनी सीट पर बैठा सड़क और टी लाइन के बीच नज़र घुमाता रहा। उस रात फुल मून की रोशनी में जंगल अच्छे से दिख रहा था। मेरा पार्टनर बेनी, जो नाइट शिफ्ट पर अक्सर मेरे साथ होता था, अक्सर जंगल में छिपे अजीब क्रीचर्स की कहानियाँ सुनाता था। वेयरवुल्फ, गोटमैन, क्या क्या नहीं। मैं फेरी टेल्स पर यकीन नहीं करता, लेकिन रात में वो जंगल हमेशा मुझे अजीब महसूस कराता था। शायद हवा की पेड़ों से गुजरने की साएं या मूनलाइट की शैडोज़ मेरी आंखों से ट्रिक्स खेलती थीं। जो भी था, मैं फुट पेट्रोल पर भी वहां जाने से बचता था। सड़क पर नज़र रखे हुए मुझे जंगल के अंदर कुछ मूवमेंट दिखा। मैं आगे झुका, अंधेरे में आंखों को सिकोड़ कर देखने लगा। शायद डियर हो, मैंने सोचा, लेकिन कुछ था जिसने मेरा ध्यान खींचा। तभी मेरी ड्राइवर साइड विंडो पर एक तेज खटखटाहट हुई। मैं डर से उछल पड़ा। मेरे हाथ मेरे वेपन पर चले गए। मैंने तेजी से सिर घुमाया, ये सोचकर कि बेनी या कोई और मजाक कर रहा होगा, लेकिन मैं उस रात अकेला था। बेनी मेरे साथ नहीं था। जब मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जस्ट मेरी क्रूज़र सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, कुछ नहीं, बस शैडोज़ और मूनलाइट। पागल हो गए हो यार, मैंने नर्वसली हंसते हुए खुद से कहा। डबल शिफ्ट का नतीजा है ये। जैसे ही मैं सड़क की ओर मुड़ा, मुझे हवा से एक विस्पर सुनाई दी। इतनी धीमी, बमुश्किल सुनाई दी, लेकिन मैंने सुना, डोंट गो आउटसाइड। मैं जंग गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे लॉजिकल दिमाग ने कहा कि इसे इग्नोर करो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो विस्पर मेरे दिमाग में अटक गई। अननेचुरल लेकिन साफ, डोंट गो आउटसाइड। मैंने तो बाहर जाने की बात ही नहीं की थी ना। मैंने इसे रैशनलाइज करने की कोशिश की। लंबे घंटों के काम ने दिमाग खराब कर दिया था। बेनी होता तो यही कहता कि हमारा माइंड हमसे ट्रिक खेलता है। फिर भी मैंने डोर्स लॉक किए और सोचा कि अब रात की शिफ्ट ख़त्म करने का वक्त है। जैसे ही मैंने रेडियो की ओर हाथ बढ़ाया, एक ब्लैक मिस्ट जंगल से निकलने लगी, चुपके से, धीमे से, जैसे कागज़ पर स्याही फैल रही हो। वो सड़क पर रेंगते हुए, शेपलेस डार्क फॉर्म बनाते हुए मेरी क्रूज़र की ओर बढ़ी। मैं कन्फ्यूज़न और डर के बीच में बिल्कुल थम गया था। जाने का कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। कुछ सेकंड में वो मिस्ट मेरी गाड़ी को निगलने लगी। सब कुछ कंप्लीट डार्कनेस में डूब गया। एक भयानक बदबू सड़े अंडों और सड़े मांस जैसी हवा में फैल गई। मैंने कार के हाई बीम्स ऑन किए, लेकिन वो बेकार थे, बस फेंट स्पॉट्स जो ब्लैकनेस में अब्सॉर्ब हो गए। फिर चीखें शुरू हुई, खून बहाने वाली चीखें चारों ओर से गूंजती उस ब्लैक मिस्ट से आती हुई। मर्द माफ़ी मांग रहे थे, औरतें हेल्प की गुनाह लगा रही थी, बच्चे सिसक रहे थे। वो हॉर्फिक कॉर्स मुझे बम्बार्ड कर रहे थे। मैंने कानों पर हाथ रखे, बस चाहता था कि ये रुक जाएं। मैंने आंखें बंद कर ली, प्रार्थना की कि ये सब मेरे दिमाग का वहम हो, लेकिन चीखें और तेज हो गईं, मेरी हड्डियों में गूंजने लगी। मुझे बाहर निकलना था,
मैंने दरवाजे पर झपट्टा मारा लेकिन वो खुला नहीं। मैं उस रेंज्ड डार्कनेस में फंस गया था। मेरे दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगी। एग्नी में मुड़े हुए चेहरे, इनविजिबल फोर्स से चिथड़े हुए शरीर, खून बहता हुआ, जंगल की जमीन पर बिखरी आतड़ियाँ, एक लड़की अपने पिता की म्यूटिलेटेड लाश पर रोती हुई। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ भी म्यूट हो गई। मैं बस इस टॉर्चर को सहन कर रहा था। कई सेकंड बाद चीखें धीमी बढ़ी और फिर खामोशी हो गई। मैंने डरते डरते आंखें खोली। ब्लैक मिस्ट पीछे हट रही थी, उतनी ही मिस्टीरियसली जितनी मिस्टीरियसली ये आई थी। कुछ ही पलों में मेरी क्रूज़र फिर से दिखने लगी। मूनलाइट पेड़ों से छनकर शांति से आ रही थी। सड़क खाली और शांत थी। उस हॉरर का कोई निशान नहीं बचा था। मैंने हांफते हुए सांस ली। मेरे फेफड़े चल रहे थे। क्या मैंने ये सब इमेजिन किया? लेकिन वो इतना रियल था। मैंने कांपते हाथों से रेडियो पकड़ा। जो देखा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक। मैं उस जगह से भागना चाहता था। मैंने गाड़ी ड्राइव में डाली और रूट 18 पर तेजी से भागा, रियर व्यू मिरर्स में बार बार देखते हुए। स्टेशन पर मैंने ड्यूटी सार्जेंट को सब कुछ बताया। उसने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया लेकिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। नो ब्लैक मिस्ट, नो म्यूटिलेटेड बॉडीज, बस मेरी क्रूज़र मिडनाइट पर ओवरलुक पर खड़ी थी। शायद ग्लिच हो, उसने कंधे पर मारते हुए कहा। या लेट नाइट कॉफ़ी छोड़ दे यार। वो हंसा लेकिन मैं हंसी फेक भी नहीं कर पाया। मैं बस सोच रहा था कि अगर मैंने उस विस्पर को इग्नोर किया होता, उस खटखटाहट की जांच करने बाहर गया होता तो क्या होता? अगर वो ब्लैक मिस्ट मेरी गाड़ी की जगह मुझे निगल लेती तो क्या होता? 2 साल हो गए हैं और अब भी मैं उस डैम मिस्ट के बारे में सोचता हूँ। मैंने खुद को समझाया कि शायद एग्जॉशन से एक्सट्रीम हलूसिनेशन हुए हों, फिर भी मैंने उस रूट से, खासकर रात में जंगल से बचता हूँ। चाहे मुझे पागल कहो कि ये मेरी ट्रेनिंग के खिलाफ है, लेकिन अपने डर का सामना करने का मतलब ये साबित करना है कि लिविंग नाइटमेयर सच है। इससे ज़्यादा मैं अपनी सैनिटी को चुनता हूँ क्योंकि कुछ मास्टर्स को अंधेरे में ही रहने देना बेहतर है। मोंटाना क्रीचर फ्रॉम JP22। मैंने उस दिन से पहले कभी स्किन वॉकर, विंडिगो या वेयरवुल्फ जैसी किसी स्टोरी पर यकीन नहीं किया था। मेरे दादाजी मुझे पैरानॉर्मल की कहानियाँ सुनाते थे जो उनके मुताबिक सच थीं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। इसीलिए मैं ऐसी कहानियों को शक की नज़र से देखने लगा। लेकिन 2018 में मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। जुलाई 2018 में मैं, मेरी पत्नी और बच्चे एक रोड ट्रिप पर निकले। हमने मेरी पत्नी के परिवार से मिलने का प्लान बनाया था। हम करीब 1 हफ्ते वहाँ रुकने वाले थे। चूँकि मेरी पत्नी का परिवार मोंटाना में रहता था, हमने सोचा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क भी घूम ले। शायद हमें वहाँ ग्रिजली बेयर या कोई और जंगली जीव दिख जाए। बच्चों ने भी जंगल में भालू या बिसोन नहीं देखा था, इसीलिए वो उत्साहित थे। उस वक्त मेरा बड़ा बेटा जेसन 12 साल का था, बेटी कैथी 6 साल की और हमारा सबसे छोटा बच्चा 2 साल का। येलोस्टोन में ड्राइव करते वक्त हमें कुछ बफेलोज, एक लाल लोमड़ी और एक एल्क दिखा, लेकिन भालू नहीं। रात करीब 8 बजे मैंने बच्चों से कहा कि अब हमें पार्क छोड़ना होगा, वरना हम सास ससुर के घर आधी रात से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। बच्चों की निराशा साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जब हम पार्क से बाहर निकले, मेरी 6 साल की बेटी कैथी ने कहा कि वो पार्क के बाहर भी भालू ढूंढती रहेगी और जेसन ने तुरंत उसका साथ दिया कि वो दोनों अंधेरे होने तक भालू ढूंढेंगे। मैंने उन्हें हौसला दिया क्योंकि मैं भी भालू देखना चाहता था। मोंटाना में उस मौसम में सूरज रात 9:30 बजे के करीब डूबता था, तो अभी काफ़ी उजाला था। रात करीब 10 बजे जब हम एक छोटे से पुल से गुजर रहे थे, कैथी बोली, पापा मैंने एक भालू देखा। मैंने शक भरे लहजे से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो भालू था? उसने जिद की कि उसने भालू देखा है। मैंने उसका दिल रखने के लिए वैन को मोड़ दिया। मुझे सचमुच भालू देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि उसे लगे कि मैं उसकी बात मान रहा हूँ। हम एक पुल के पास रुके, वैन को किनारे खड़ा किया और मैं, जेसन और कैथी बाहर निकले। मेरी पत्नी बच्चे के साथ वैन में रुकी क्योंकि वो बहुत रो रहा था।
कैथी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे वहां नीचे देखा और उसने अंधेरे में डूबती खाई की ओर इशारा किया। करीब 25 फीट नीचे एक छोटा सा नाला था जिसके किनारे झाड़ियां और पत्थर थे। तभी मैंने उसे देखा। एक विशाल काला क्रीचर पानी के किनारे झुका हुआ था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तुरंत पता चल गया कि वो भालू नहीं था, लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या था। वो क्रीचर अपनी टांगों पर झुका हुआ था जैसे नाले से पानी चाट रहा हो। उसके पूरे शरीर पर गंदे उलझे हुए काले बाल थे और उसकी बाहें लंबी पतली बंदर जैसी लग रही थी। ये क्या है? जेसन ने फुसफुसाया और उसकी आवाज़ में डर साफ सुनाई दे रहा था। अचानक उस क्रीचर ने अपना सर घुमाया और सीधे हमारी ओर देखा। जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उसकी आंखें लाल नारंगी रंग में चमक रही थी जो उसके इंसान जैसे चेहरे में गहरी धसी हुई थी। उसने एक गहरी डरावनी गुर्राहट निकाली जैसे कोई बड़ा कुत्ता गुर्राता है और मुझे उसके नुकीले लंबे कुत्ते जैसे दांत दिखे। कैथी चीख पड़ी और वैन की ओर भागी, जबकि मैं और जेसन डर से वहीं थम गए। मैंने डरावने ढंग से देखा कि वो क्रीचर अपनी झुकी हुई पोजीशन से उठा और चारों टांगों पर खड़ा हो गया। उसकी चमकती खतरनाक आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी। पापा, वैन में बैठो, कैथी ने चीख कर मुझे बुलाया। जैसे ही उसने चीखा, वो क्रीचर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और सड़क की ओर जहां हम थे खाई की चढ़ाई चढ़ने लगा। उसकी लंबी कुत्ते जैसी टांगी थी, हाथ की जगह मुड़े हुए पंजे, और वो शायद 7 फीट लंबा था। उस क्रीचर को इतनी आसानी से खड़ी चट्टान चढ़ते देख मैं डर के मारे कांप गया। मैं हरकत में आया, जेसन को उसकी जैकेट की बाह से खींचा और वैन की ओर दौड़ा। अंदर बैठो, मैंने चिल्लाया। मैं ड्राइवर सीट पर कूदा और गाड़ी को वहां से तेजी से भगाया। जेसन ने पीछे मुड़कर देखा और चीखा, और तेज चलाओ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो क्रीचर अब सड़क तक पहुंच चुका था। मैंने और जोर से गाड़ी की रेस दबाई और वहां से भाग निकला। मैं तब तक नहीं रुका जब तक हम काफ़ी दूर नहीं निकल गए। मेरी पत्नी बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, क्या था वो? लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बता पाया। मुझे खुद नहीं पता था कि वो क्या था। कैथी पीछे की सीट पर रो रही थी, जेसन काँप रहा था और मेरी भी हालत उनसे कुछ अच्छी नहीं थी। आधे घंटे बाद हम एक गैस स्टेशन पर रुके। हम सब थोड़ा शांत हो गए। फिर हम मेरी पत्नी के परिवार के घर पहुंचे। बच्चों ने अपनी मौसी और मामा को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने ना उनकी ना ही मेरी बात पर यकीन किया। जब मैंने उनकी बात को कंफर्म किया, उसके बाद हमने इसके बारे में दोबारा बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि हमने क्या देखा था, लेकिन एक बात पक्की है, मैं अब कभी शाम के वक्त सड़क किनारे नहीं रुकूंगा। 6 साल बाद भी मुझे उस घटना का ख्याल डरा देता है। मैंने हाल ही में जेसन से पूछा कि क्या उसे वो क्रीचर याद है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। हमने मिलकर उस क्रीचर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च की, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जो हमारी विविड मेमोरी से मेल खाता हो। अगर आप कभी मोंटाना जाएं तो सावधान रहें। वो जो भी था शायद अभी भी वहाँ हो। वो बेहद डरावना है। US Forest Service smoke jumper shares terrifying Bigfoot encounter from CE Philly 100। मेरा भाई एक US फॉरेस्ट सर्विस स्मोक जंपर है। इनका काम होता है हवाई जहाज से कूदकर देश के सबसे रगिड, आइसोलेटेड और मुश्किल जंगलों में वाइल्ड फायर से लड़ना। मैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से उसका नाम और ना ही कोई और डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, ना ही एग्जैक्ट लोकेशन। अब मैं स्टोरी को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा। मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक मिशन पर था। सुबह 5 बजे हमें एक लाइटनिंग स्टॉर्म से शुरू हुए बढ़ती आग को रोकने के लिए बुलाया गया। 5:20 पर हम जहाज में थे। 6 बजे हमने टारगेट एरिया के ऊपर चक्कर लगाया, कुछ पानी की बौछारें फेंकी और पहले जंपर ने स्पेसक्राफ्ट से बाहर जंप किया। 6:10 पर मैंने पैराशूट डिप्लॉय किया और अपनी फाइनल डिसेंट शुरू की। 6:15 पर मैं सेफली लैंड हुआ, अपना पैराशूट पैक किया, अपने पार्टनर को स्पॉट किया।
ये आग कैनियन में तेजी से फैल गई थी। तेज हवाओं ने इसे ड्रॉ के जरिए ऊपर खींच लिया था। उस वक्त आग 20 से 30 एकड़ के एरिया में फैल चुकी थी और 0% कंटेन्ड थी। विंड पैटर्न की वजह से ये कई एकड़ मिनटों में दुगना हो सकते थे। हम आग को रोकने की कोशिश में लग गए ताकि फ्लेम्स को रीडायरेक्ट कर सकें। तभी मेरे जंप पार्टनर ने मुझे कुछ देखने के लिए इशारा किया। मैं उसकी पोजीशन पर पहुंचा और तुरंत एक डेड एनिमल के जलने की बदबू आई। ये दुखद है, लेकिन ऐसी आग में आम बात है। मैं अपने पार्टनर के पास पहुंचा। उसने एक पेड़ की ओर इशारा किया। मैंने ऊपर देखा, कुछ साइज में काफ़ी बड़ा इस आग में सुलग चुका था। उसका साइज देखकर मुझे लगा शायद बियर हो, लेकिन बाइनोकुलर से देखने पर मैंने पाया कि इस क्रीचर के हैंड और फीट के साथ लेग्स थीं। मुझे लगा ये बिगफुट जैसा कुछ है। हालांकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ पर्सनली नहीं देखा था, लेकिन जो हम देख रहे थे उसका डिस्क्रिप्शन इससे मैच करता था। ये पेड़ उस कैनियन में था जहां आग ऊपर की ओर उठी थी। हमें लगा ये बिगफुट शायद आग से बचने के लिए कैनियन में भाग रहा होगा और पेड़ पर चढ़ा होगा। हमने इसे रिपोर्ट किया और हमें एरिया इवैक्यूएट करने का ऑर्डर मिला। जैसे ही हम जा रहे थे, मुझे झाड़ियों में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में एक विशाल चीज़ पेड़ों से निकली और हमारे सामने करीब 40 यार्ड दूर रुक गई। उसने मुझे सीधे देखा और मैंने उसे। ये वैसा ही था जैसा हमने पेड़ पर देखा था। फिर उसने एक चीख मारी। उसकी आंखों में गुस्सा था और मुझे अपनी जान का डर लगा। तभी एक प्लेन ऊपर से गुजरा, आग बुझाने वाले केमिकल्स डालते हुए, जिसने उस क्रीचर का ध्यान भटकाया। उसने हमें आखिरी बार देखा और फिर झाड़ियों में दाएं की ओर भाग गया, आग से दूर। पूरा इनकाउंटर शायद 20 सेकंड का था। हमें लगा ये दो क्रीचर शायद मेट या दोस्त होंगे और चेंजिंग विंड पैटर्न ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। दूसरा बिगफुट शायद कैनियन से भाग निकला था, फिर अपने मेट को ढूंढने वापस आया और उसे पेड़ पर मरा हुआ पाया हमारे पास। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एलेज बिगफुट 7 से 8 फीट लंबा था, बहुत मस्कुलर, गोरिल्ला जैसा। उसका फर हल्का भूरा था सिवाय चेहरे के, जहाँ कोई बाल नहीं थे। उसकी नाक फ्लैट और विंकल थी। मुंह खुला था जिसमें गोरिल्ला या बबून जैसे दांत दिख रहे थे। बाद में एक हाई रैंकिंग फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल ने हमें डीब्रीफ किया और आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने बियर देखा। मैंने ये कहानी शेयर करने से बचा क्योंकि एक तो कोई यकीन नहीं करता, दूसरा मुझे डर था कि फॉरेस्ट सर्विस में मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अब मैंने अनोनिमिटी के साथ ये कहानी शेयर करने का फैसला किया। लोग शायद फिर भी यकीन ना करें, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये क्रीचर वहाँ हैं और हम जैसे वाइल्ड आग से वो भी अफेक्ट होते हैं। तो आपको आज की ये सभी स्टोरीज कैसे लगीं? अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली किसी रात ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ।